इजिप्ट। ये नाम सुनते ही और पढ़ते ही आपके माइंड में क्या क्या आया? लेट मी गेस। पिरामिड्स या ममीज? नहीं तो गोल्ड मास्क्स? लेकिन एक्चुअल में इजिप्ट सिर्फ इन्हीं 3 चीजों तक सीमित नहीं है। आज के टाइम में हम किंग्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जानते हैं, पर 4000 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा टाइटल था जो आज के टाइम के किसी भी मॉडर्न रूलर से ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा पावरफुल। और उन्हें इजिप्ट के लोग फैरो कहते थे। अगर आपको इंडिया के अशोका या अकबर पावरफुल लगते हैं, तो ऐसा समझ लो कि इजिप्ट के फैरोज उनके भी किंग ऑफ किंग्स थे। फैरोज इजिप्ट की पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर तो होल्ड करते ही थे, पर उन्होंने लोगों की रिलीजियस पावर और साइकोलॉजिकल पावर को भी बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा था। इंटरेस्टिंग ना? तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि फैरो होते कौन थे। इजिप्ट की पुरानी सिविलाइजेशन लगभग 3000 BCE से स्टार्ट हुई थी, और उस सिविलाइजेशन को एक ही इंसान चलाता था, जिन्हें फैरो कहा जाता था। इजिप्ट के लोगों के लिए फैरो किंग भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, आर्मी चीफ, हाई प्रीस्ट, CEO, सब कुछ थे। लेकिन ये सब तो ठीक था, पर शॉकिंग तब था जब रिसर्च में ये पता लगा कि इजिप्शियंस के लिए फैरो भगवान तक का दर्जा रखते थे। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। इजिप्शियंस ट्रूली बिलीव करते थे कि फैरो अर्थ पर एक लिविंग गॉड है, जिन्हें रा और होरस जैसी डीटीज का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। नाउ जस्ट इमेजिन, एक ही इंसान जो लॉ भी बनाता था, वॉर भी डिसाइड करता था, टैक्सेस भी सेट करता था, टेम्पल रिचुअल्स लीड करता था एंड डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस को भी हैंडल करता था। दैट इज वाई फैरो की अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल थी। इजिप्शियन सोसाइटी इतनी ऑर्गेनाइज थी कि हर चीज का फाइनल अप्रूवल फैरो का होता था, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर प्लानिंग हो, इरिगेशन हो, मॉन्यूमेंट्स हो, मिलिट्री कैंपेन्स हो या इंटरनेशनल अलायंसेज हो। ईच एंड एवरीथिंग वाज इन फैरोज कंट्रोल। चलिए अब और क्लैरिटी के लिए इजिप्ट का ज्योग्राफी समझ लेते हैं। इजिप्ट कोई रैंडम डेजर्ट नेशन नहीं था। नाइल रिवर की वजह से ये वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल रीजन था। हर साल नाइल का फ्लड होता था, और उस फ्लड से मिट्टी इतनी रिच हो जाती थी कि इजिप्ट पूरे एंशिएंट वर्ल्ड का ग्रेन एक्सपोर्टर बन गया। इजिप्ट के नूबिया रीजन में गोल्ड माइंस थे, जिसकी वजह से इजिप्ट रिच होता गया। और इजिप्ट के आसपास बहुत पावरफुल किंगडम्स थे, जैसे हिटाइट्स, मिटानी, बैबिलोनियंस, असीरियंस और कैनन या लिवांट। ये सब रीजन सुपर कंपेटिटिव थे। बस एक गलत मूव और वॉर हो सकती थी। इस मूवमेंट पर फैरोज को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट माइंड और एक स्ट्रैटेजी ड्रिवन डिप्लोमेसी की भी जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ एक गलती का मतलब होता ट्रेड बंद, बॉर्डर्स थ्रेटेंड और इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स्ड। एट दैट टाइम वॉर्स बहुत एक्सपेंसिव होती थीं, इसलिए पीस, हार्मनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजिप्ट की प्रॉस्पेरिटी बचाने के लिए डिप्लोमेसी ही बेस्ट मूव था। इजिप्ट नॉर्थ से हॉर्सेस, लेबनान से टिम्बर, एनाटोलिया से मेटल्स और बैबिलोनिया से लग्जरी गुड्स लेता था। और अगर इजिप्ट की इनमें से किसी भी नेबर के साथ कोई भी टेंशन क्रिएट होती, तो सबसे पहले इजिप्ट का ट्रेड ही रुक जाता और इजिप्ट की प्रॉस्पेरिटी डेंजर में पड़ जाती। इसीलिए फैरोज ने एक स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल डिप्लोमेसी क्रिएट कर दी, जिसको मॉडर्न हिस्टोरियंस में वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल डिप्लोमैटिक सिस्टम बोला गया है। अमाना लेटर्स एंशिएंट इजिप्ट की डिप्लोमेसी का सबसे पावरफुल एविडेंस माने जाते हैं। ये लेटर्स बेसिकली कुछ क्ले टैबलेट्स का मैसिव कलेक्शन थे, जो 14th सेंचुरी BCE के अराउंड लिखे गए थे। इन्हें आप उस टाइम के इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे समझ सकते हैं, जैसे एक तरह का रॉयल व्हाट्सएप, जहां डिफरेंट किंगडम्स के रूलर्स एक दूसरे से बात करते थे। इन टैबलेट्स में इजिप्शियन फैरोज और दूसरे पावरफुल स्टेट्स के किंग्स जैसे बैबिलोनिया, मिटानी, असीरिया, साइप्रस और कैनन अपने पॉलिटिकल रिलेशंस मैनेज करते थे। ये कम्युनिकेशन सिर्फ बेसिक ग्रीटिंग्स तक लिमिटेड नहीं था। इसमें हाई लेवल नेगोशिएशंस होती थीं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स बनते थे, डिप्लोमैटिक एक्सपेक्टेशंस सेट होते थे और अलायंसेस मेंटेन की जाती थीं। बहुत सारे लेटर्स में इकोनॉमिक एक्सचेंजेस डिस्कस होते हैं, जैसे गिफ्ट्स, लग्जरी आइटम्स, रॉ मटेरियल्स और रेयर रिसोर्सेस का एक्सचेंज। किंग्स एक दूसरे को प्रेशियस मेटल्स, एक्सोटिक आइटम्स और सिंबॉलिक गिफ्ट्स भेजते थे, जिससे पॉलिटिकल रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। ये सब इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल बहुत सीरियस था और किंगडम्स अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कमिटेड थे। इस कलेक्शन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड दैट इज मैरिज अलायंसेस।
बहुत सारे रीजनल स्टेट्स में किंग्स अपनी प्रिंसेसेस को इजिप्ट भेजते थे, इस होप में कि फ़ारो उनकी प्रिंसेसेस के साथ मैरिटल अलायंस बनाए और उनका पॉलिटिकल स्टेटस स्ट्रांग हो जाए। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। कई टैबलेट्स में तो मिलिट्री कोऑपरेशन का भी जिक्र है। कुछ स्मॉलर स्टेट्स डायरेक्टली फ़ारो से असिस्टेंस मांगते थे, जैसे ट्रूप्स, वेपन्स या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। इससे ये प्रूव होता है कि इजिप्ट सिर्फ एक रीजनल एम्पायर नहीं था, बल्कि एक सेंट्रल अथॉरिटी था जिसे लोग क्राइसिस के टाइम पर अप्रोच करते थे। ओवरऑल अमाना लेटर्स एक ऐसा डिटेल्ड विंडो खोलते हैं जिससे हमें समझ आता है कि एंशिएंट वर्ल्ड में डिप्लोमेसी कितनी एडवांस थी। फ़ारोज़ एक मैसिव डिप्लोमेटिक नेटवर्क के सेंटर में थे, एक ऐसे नेटवर्क जहां उनका स्टेटस एक इंटरनेशनल पावर ब्रोकर या मॉडर्न टर्म्स में ग्लोबल इन्फ्लुएंसर जैसे था। They were respected, sought after, and strategically important for multiple kingdoms across the Near East. फ़ारो डिप्लोमेसी का नेक्स्ट बिग मूवमेंट थी एक बैटल ऑफ कादिश। रामेसीस II और हिटाइट्स के बीच हुई ये बैटल ऑफ कादिश एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे फेमस और आइकॉनिक बैटल मानी जाती है। लेकिन इस बैटल को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये दोनों पावर्स कौन थे। एक तरफ थे रामेसीस II, इजिप्ट के लेजेंडरी फ़ारो जिन्हें रामेसीस द ग्रेट भी कहा जाता है। वो अपने मैसिव मॉन्यूमेंट्स, लॉन्ग रेन और मिलिट्री एम्बिशंस के लिए जाने जाते थे। उनका गोल सिंपल था, इजिप्ट को नियर ईस्ट की सबसे डोमिनेंट पावर बनाना। और दूसरी तरफ थे हिटाइट्स, एनाटोलिया यानी मॉडर्न डे टर्की में उठा हुआ एक पावरफुल एम्पायर। ये लोग एडवांस्ड वॉरफेयर, स्पेशली चैरियट आर्मी के लिए जाने जाते थे। इनके किंग मुवात्तली II के लीडरशिप में हिटाइट्स अपनी नॉर्दर्न सीरियन टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये बैटल 1274 BCE के अराउंड सीरिया के पास कादिश नाम के स्ट्रेटेजिक सिटी को लेकर लड़ी गई थी। कादिश एक ऐसी जगह थी जिसका कंट्रोल ट्रेड रूट्स, मिलिट्री इन्फ्लुएंस और रीजनल पावर दोनों एम्पायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इजिप्ट और हिटाइट्स दोनों अपनी डोमिनेंस प्रूव करना चाहते थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां इजिप्ट और हिटाइट्स दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों आर्मीज अपने हॉर्स पुल्ड बैटल कार्ट्स और नॉर्मल सोल्जर्स के साथ एक दूसरे से टकरा गईं और फाइट इतनी इंटेंस थी कि दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा था। डैमेज बहुत हो चुका था, रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और तब दोनों रूलर्स को समझ आया कि वॉर से ज्यादा जरूरी पीस है। वो दोनों समझ गए थे कि एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रिसोर्सेज वेस्ट करेगा, इसलिए पीस ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बेस्ट सोल्यूशन था। और फिर यहां साइन होता है वर्ल्ड्स फर्स्ट रिकॉर्डेड पीस ट्रीटी ऑफ कादिश। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, दोनों बॉर्डर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे और अगर किसी पर अटैक होता है तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये ट्रीटी इतनी स्ट्रांग थी कि डेकेड्स तक रीजन पीसफुल रहा। वैसे तो इजिप्ट के फ़ारोज़ ने बहुत सारी डिप्लोमेसी मेट्रिक्स यूज की थी, पर इन सब में सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे लॉन्ग लास्टिंग डिप्लोमेसी थी रॉयल मैरिजेस की। लेकिन उससे पहले एक सेकंड, हम होप करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, बस हमारी वीडियोस बनाने के मोटिवेशन मिले, इसके लिए हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए अब देखते हैं कि रॉयल मैरिजेस डिप्लोमेसी सबसे सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कैसे बनी। एंशिएंट इजिप्ट में इंटरनेशनल मैरिज का मतलब सिर्फ शादी नहीं, बल्कि एक सॉलिड पॉलिटिकल गारंटी होता था। जब कोई फॉरेन प्रिंसेस इजिप्ट भेजी जाती थी तो ये एक साइलेंट अनाउंसमेंट होता था कि अब दोनों किंगडम्स के बीच दुश्मनी खत्म हो गई है, यानी अब बॉर्डर, ट्रेड और लॉन्ग टर्म अलायंस सब कुछ ऑफिशियली सेफ है। ये मैरिजेस सिर्फ रॉयल फॉर्मेलिटी नहीं, इनफैक्ट ये एक इमोशनल सैक्रिफाइस भी होता था। प्रिंसेस अपना देश, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी पूरी आइडेंटिटी छोड़कर इजिप्ट आती थीं, ताकि दोनों नेशंस के बीच एक लिविंग डिप्लोमैटिक ब्रिज बन सके। उनका प्रेजेंस ही एक रिमाइंडर होता था कि पीस मेंटेन रखना जरूरी है। इजिप्ट के रिलेशंस मिटानी, बैबिलोनिया, हट्टी और लेवांट के किंगडम्स के साथ इसी तरह स्ट्रेंथन हुए थे। हर रॉयल मैरिज एक नई पॉलिटिकल डील जैसा काम करती थी, जिससे रीजन में स्टेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट और डेकेड्स लॉन्ग पीस मेंटेन रह पाया। इससे फ़ारोज़ अपनी इन्फ्लुएंस बाउंड्रीज के बाहर भी एक्सटेंड कर लेते थे और नेबरिंग स्टेट्स इजिप्ट को एक डोमिनेंट पावर के रूप में ट्रीट करते थे। और एंड में आता है वो लेसन जो फ़ारोज़ ने दुनिया में सबसे पहले समझ लिया था। रियल पावर बैटल्स से नहीं, रिलेशनशिप्स से मिलती है, और यही उनका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसी फॉर्मूला से उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसका ब्लूप्रिंट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी कॉपी होता है। ट्रेड डील्स, पीस ट्रीटीज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ग्लोबल अलायंसेस,
ये सब कॉन्सेप्ट्स pharaohs ने thousands of years पहले ही मास्टर कर लिए थे। इस डिप्लोमेसी ने इजिप्ट को 3000 years तक वर्ल्ड स्टेज पर डोमिनेंट रखा। कोई और एंशिएंट सिविलाइजेशन इतना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इजिप्ट का नाम सुनो, सिर्फ पिरामिड्स मत इमेजिन करना। वर्ल्ड के फर्स्ट सुपर डिप्लोमैट्स pharaohs, उन्हें भी याद करना। वो रूलर्स जिन्होंने पहले ही समझ लिया था कि शांति से बात करना लड़ने से ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी ब्रिलियंस, इसी स्ट्रैटेजी और इसी डिप्लोमेसी ने इजिप्शियन एम्पायर को सिर्फ बनाया नहीं, इनफैक्ट 3000 इयर्स तक सस्टेन भी किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इजिप्ट की। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए और भी ऐसी पावरफुल हिस्टोरिकल स्टोरीज लाएं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक क्लिक हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।